सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। कोविड-19 ने लालू प्रसाद यादव को सिपाही के रूप में तैनात किया, जो उनकी सुरक्षा परीक्षणों के लिए सकारात्मक। जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जो वर्तमान में रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) में भर्ती है, कोविड-19 के लिए एक पुलिसकर्मी की जांच के लिए दबाव में आने की संभावना है। उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है। हालांकि कहा कि उसके साथ प्रतिनियुक्त अन्य पुलिस कर्मियों के नमूने पहले लिए जाएंगे। राजद प्रमुख केवल तभी परीक्षण करेंगे जब उनके परिणाम सकारात्मक होंगे। संक्रमित पुलिस वाले जो उनके मूल स्थान पर 12 दिन की छुट्टी पर भेजा गया था, राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रांची लौटने के बाद उन्हें संगरोध में रखा गया था। अलगाव की अवधि में उनके नमूने लिए गए थे, जो सोमवार को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परिणाम दिखाते थे। इसके अलावा पुलिसकर्मी का संपर्क पता लगाया जा रहा है। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा, हम पुलिस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो भूतल पर तैनात हो या पहली मंजिल पर, वह कब घर गए और कब वापस आए। उन्होंने कहा कि लालू जी का कोविड-19 परीक्षण उस पुलिसकर्मी से संपर्क स्थापित करने के बाद ही किया जाएगा। नीतीश कुमार की भतीजी कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम पॉजिटिव पाया गया। सीएम की भतीजी को एम्स में भर्ती कराया गया है। पटना में कुछ डॉक्टरों के चिकित्सा अवलोकन सह उपचार के तहत सीएम आवास से 2 सकारात्मक मामलों का पता लगाने के बाद पटना स्वास्थ्य विभाग ने एक एनी मार्ग में कुमार के घर का गहन संवेदीकरण किया। इस बीच उनके परिवार के अन्य सदस्यों को घरेलू संगरोध के तहत रखा गया है और डॉक्टरों की एक टीम ने नियमित जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया है। कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश कुमार और सीएम कार्यालय के 16 अन्य अधिकारियों के स्वैब के नमूनों का परीक्षण किया गया था। विधान परिषद के सभापति अवधेश एन सिंह ने निवेश किया था। नीतीश कुमार, उनके डिप्टी सुशील कुमार मोदी और अन्य ने एक समारोह में भाग लिया था, जिसमें परिषद के अध्यक्ष अवधेश एन सिंह ने नवनिर्वाचित 9 MLC को शपथ दिलाई थी। यू नेताओं गुलाम गौस और उनकी पत्नी ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। सरकार कोविड-19 जावड़ेकर के मद्देनजर फिल्म शूटिंग के लिए SOP के साथ आने के लिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार भारत में कोविड-19 महामारी के आलोक में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP लेकर आ रही है और उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करने की तैयारी में है। फिक्की फिल्म्स 2020 के उद्घाटन के मौके पर मनोरंजन के व्यवसाय पर एक सम्मेलन में जावड़ेकर ने कहा कि सभी हितधारकों को प्रगति करने और भारत की नरम शक्ति का दोहन करने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है। मीडिया और मनोरंजन। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, भारत में फिल्मों की शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, फिल्म को फिर से शुरू करने में तेजी लाने के लिए जो कोविड के परिणाम स्वरूप एक ठहराव में आया था, यह भी सामने आ रहा है। टीवी सीरियलों, फिल्म निर्माण, सह उत्पादन, एनिमेशन, गेमिंग सहित सभी क्षेत्रों में उत्पादन के प्रोत्साहन के साथ हम जल्द ही इन उपायों की घोषणा करेंगे, उन्होंने कहा। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि अधिक वे 80 विदेशी फिल्म निर्माताओं ने फिल्म सुविधा कार्यालय का लाभ उठाया है। जियो मीट ने हैकिंग को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं का खुलासा किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के असीमित मुफ्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट ने मंगलवार को जूम जैसे हमलों को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं को जोड़ा, जहां हैकर्स ने स्क्रीन पर अश्लील चित्र पोस्ट किए। जियो मीट, जो एन्क्रिप्टेड और पासवर्ड सुरक्षित 24 घंटे तक की मुफ्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देता है। एक सुरक्षा सुविधा जोड़ी गई जो मेहमानों को बिना साइन इन के एक बैठक में शामिल होने और अपनी पहचान बताने के लिए सम्मेलन की मेजबानी प्रदान करती है। इस सुविधा, कंपनी के सूत्रों ने कहा, विशेष रूप से एक ऑनलाइन कक्षा के दौरान स्क्रीन पर दिखाई देने वाली अश्लील छवियों की रिपोर्टों के प्रकाश में जोड़ा गया था। सूत्रों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जूम जियो मीट पर लाइव होने के पहले हफ्ते में एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए नई कार्यक्षमता सहित 6 सुविधाओं और एनहांसमेंट का अनावरण किया गया। सूत्रों ने कहा कि नए फीचर्स को जोड़ने से हैकर्स को एक कॉन्फ्रेंस में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।
बढ़ाया ऐप उपलब्ध है गूगल के प्ले स्टोर पर और जल्द ही iOS पर उपलब्ध होगा, उन्होंने कहा। टाटा पावर ने शेयरधारकों से टाटा सन्स से 2,600 करोड़ रुपए जुटाने की मांग की। टाटा पावर इस महीने के अंत में एक वार्षिक आम बैठक AGM में अपने प्रमोटर टाटा सन्स को तरजीही शेयर जारी करने के माध्यम से 2,600 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेगा। कंपनी ने टाटा को शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव सूचीबद्ध किया है। 30 जुलाई को होने वाले 101वें AGM में तरजीही आधार पर सन्स ने एक नियामक फाइलिंग कहा। इस महीने के बाद टाटा पावर बोर्ड ने टाटा सन्स को तरजीही शेयरों के जारी करने के माध्यम से 2,600 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के बारे में 49.06 करोड़ सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर ग्रुप के अभिभावकों को 53 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयर आवंटित किए जाएंगे। 15 जुलाई को बंद कीमत पर 15% प्रीमियम का संकेत। टाटा पावर में टाटा सन्स की हिस्सेदारी 35.21% से बढ़कर 45.21% हो जाएगी। समस्या के बाद पावर अपनी बुनियादी बातों को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक बदलाव की योजना पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य विभाजन और व्यापार पुनर्गठन के मिश्रण द्वारा बैलेंस शीट का लाभ उठाना है, जिससे पूंजी संरचना में सुधार होगा। कंपनी का भारत का कोविड-19 टैली 7,22,252 ताज़ा मामलों के साथ मार्क लाख का आंकड़ा पार कर गया। मौत का आंकड़ा 20,160 तक बढ़ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत के कोविड-19 ने मंगलवार को 22,252 ताज़ा संक्रमणों के साथ 7 लाख का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि 6 लाख पोस्ट पार करने के 5 दिन बाद 20,160 लोगों की मौत हो गई, जबकि 467 और लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद देश ने लगातार 5वें दिन संक्रमण के 20,000 से अधिक मामलों को दर्ज किया है। भारत का कोरोना वायरस संक्रमण कैसे लोड 7,19,665 पर है। मंत्रालय का डेटा सुबह 8 बजे अपडेट किया गया। एक निरंतर वृद्धि रिकवरी की संख्या पर खड़ा एक अधिकारी ने कहा कि 4,49,947, जबकि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,59,557 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा लगभग 61.13% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। एक अधिकारी ने कहा, कुल पुष्टि किए गए मामलों में विदेशी भी शामिल हैं। 467 पिछले 24 घंटों में हुई मौतों 204 महाराष्ट्र से, 61 तमिलनाडु से, 48 दिल्ली से, 29 कर्नाटक से, 24 उत्तर प्रदेश, 22 पश्चिम बंगाल से, 17 गुजरात से, तेलंगाना और हरियाणा से 11 मौतें हुई। मध्य प्रदेश 9, आंध्र प्रदेश 7, जम्मू और कश्मीर 6, राजस्थान और पंजाब प्रत्येक 5, बिहार, केरल और ओडिशा 2-2 और अरुणाचल प्रदेश और झारखंड से 1-1। आठ सौ 72 रेलवे कर्मचारी परिजन पूर्व कर्मचारी सकारात्मक कोरोना वायरस का परीक्षण करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के 872 कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य और सेवानिवृत्त कर्मियों ने अब तक कोरोना वायरस के सकारात्मक परीक्षण किए हैं और उनमें से 86 की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि उनमें से सभी को पश्चिम रेलवे के जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अप्रैल में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एक सुविधा के रूप में घोषित किया गया था। 22 मौजूदा रेलवे कर्मचारी थे, मध्य रेलवे के 14 और पश्चिम रेलवे के 8 और अन्य में उनके परिवार से सदस्य और सेवानिवृत्ति कर्मी शामिल थे। अब 132 रेलवे कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मियों के अलावा का इलाज चल रहा है अस्पताल, अधिकारियों ने कहा। वर्तमान में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों द्वारा सीमित संख्या में यात्रियों के साथ कुछ विशेष रेलगाड़ियों, मालगाड़ियों और 700 स्थानीय रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। रेलवे यूनियनों ने दावा किया कि 15 जून से लोकल ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू होने के बाद से रेलवे कर्मचारियों के बीच कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने केवल 15 से 30% कार्यालय में उपस्थिति की अनुमति दी है, लेकिन रेलवे में 100 राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष वीनू नायर ने कहा कि उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने के बाद से प्रतिशत कर्मचारी काम कर रहे हैं। जवाबदेही तय करने के बजाय यूपी सरकार ने गलत तरीके से अपराध खत्म हो गया है का प्रचार किया। प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ कुल अपराधों का 1/3 हिस्सा सोशल मीडिया पर है। उन्होंने यूपी में दलितों और दलित महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े साझा किए, जिसमें पता चला कि उनके खिलाफ अपराध दर में
216 से 218 तक 21% की वृद्धि हुई है। उन्होंने योगी सरकार को ये कहकर नारा दिया कि वे झूठे प्रचार कर रहे हैं कि अपराध खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, यूपी में दलितों के खिलाफ कुल अपराधों का 1/3 है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध 216 से 218 तक 21% बढ़ा है। यह सभी आंकड़े यूपी में बढ़ते अपराध की ओर इशारा कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि अपराधों पर जवाबदेही तय करने के बजाय यूपी सरकार अपराध खत्म हो गया है का झूठा नारा करती रही। महाराष्ट्र में 8 जुलाई से 33% क्षमता वाले होटल, लॉज, गेस्ट हाउस संचालित करने की अनुमति है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को 8 जुलाई से 33% क्षमता के साथ संचालन के लिए होटल, लॉज और गेस्ट हाउस के बाहर रहने की अनुमति देने का फैसला किया है। कैफ सचिव संजय कुमार ने एक अधिसूचना जारी की और होटल, लॉज के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) रखी। गेस्ट हाउस आदि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने होटल मालिकों एसोसिएशन के साथ बैठक की थी, जहां उन्होंने उन्हें अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। अधिसूचना के अनुसार होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि दूषित क्षेत्रों के बाहर काम कर सकते हैं। स्थानीय निगम और कलेक्टर वायरस फैलाने के लिए सामान्य उपायों को लागू कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रतिष्ठान फिर से खुल रहे हैं, उन्हें सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसे कि उन्हें स्थापना के प्रमुख भाग में कोविड-19 के खिलाफ निवारक उपायों को प्रदर्शित करना चाहिए। अधिसूचना में कहा गया है, यह आगे बढ़ता है कि इन प्रतिष्ठानों को सीमित क्षमता के साथ काम करना चाहिए। इन होटलों में अतिथि मेहमानों को केवल अनुमति दी जाएगी। अतिथि को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मंगलवार को 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। लोगों की जानमाल की हानि हुई। उन्होंने कहा कि रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आज दोपहर 1:03 पर दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र किन्नौर के उत्तर पूर्व में था। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा, यह 7 किलोमीटर की गहराई पर हुआ। उन्होंने कहा कि हल्के झटके जिले भर में महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में किन्नौर भी शामिल है, उच्च भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।